CIET-NCERT के जरिए पेश है चौथी जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। जमात 4 उर्दू की किताब सितार। सबक 6 मशरूम। सफ़ा 69। सफ़े के बाईं तरफ एक QR कोड दिया है जिसको स्कैन करके आप इस सबक से मुताल्लिक मज़ीद वसाइल हासिल कर सकते हैं। स्कूल में खाने के वक्फे के दौरान इन बच्चों का गुल गुपाड़ा जारी था। अक्सर भाग दौड़ और खेल कूद में मगन थे, लेकिन कुछ बच्चे बातों में मसरूफ़ थे, जबकि कुछ बच्चे खाने का मज़ा ले रहे थे। स्कूल में मिलजुल कर खाने वाले बच्चों के खूब मज़े होते हैं। रोज़ाना कई किस्म के जायके चखते हैं। कभी कभार नई नई चीज़ें खाने को मिलती हैं। सफ़े के नीचे की तरफ एक तस्वीर बनी है जिसमें कुछ बच्चे स्कूल में हैं। वो अपनी मेज़ पर बैठे हैं और साथ में एक दूसरे का खाना चख रहे हैं। सफ़ा 70। सफ़े के ऊपर की तरफ एक तस्वीर बनी है जिसमें कुछ बच्चे स्कूल के कमरे में खड़े हैं। उनके साथ एक उस्ताद भी खड़े हैं जो उन्हें कुछ बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी ऐसा ही दिन था। कीर्ति मशरूम बिरयानी लाई थी। सभी दोस्तों ने खूब मज़े लेकर खाई। सना ने बाकी बची बिरयानी पर कब्जा कर लिया। सांची डिब्बा छीनने उसके पीछे दौड़ी। खाने का वक्फा ख़त्म हो चुका था और अशोक सर कमरे जमात में दाखिल हो गए। सब बच्चे अदब के साथ खड़े हो गए, लेकिन इस छीना झपटी में सना और सांची उस्ताद को नहीं देख सकीं। सभी बच्चे हंसने लगे। अशोक सर ने पूछा, क्या बात है? आसिफ ने सारा माजरा बताया और कहा कि ये दोनों मशरूम बिरयानी के लिए लड़ रही हैं। उस्ताद मोहतरम ने हंसते हुए पूछा, सना, सांची, बताइए कि मशरूम क्या है? सना, मशरूम एक किस्म की फंगस है जो छोटी छतरी की तरह नजर आते हैं। ये ज़मीन पर या पुराने पौधों पर उगते हैं। मशरूम के पत्ते या जड़ें नहीं होती जैसे पौधों की होती हैं। ये जंगलों, बागों या दरख्तों पर पाए जाते हैं। सफ़ा 71। फरहान हैरत से, यानी मशरूम फंगस है? अशोक सर, जी हाँ, लेकिन आम पेड़ पौधों और मशरूम में बहुत फ़र्क है। पहला ये कि आम पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्ती, छाल, फल और फूल होते हैं, लेकिन मशरूम में ये सब कुछ नहीं होता। उनकी शक्ल पौधों से अलग और मुनफरद होती है। उनमें से बास इस कदर छोटे या बारीक होते हैं कि उन्हें खूरबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। उमर, सर, क्या हम मशरूम की खेती नहीं कर सकते? अशोक सर, जी जी, क्यों नहीं? मैंने कहा, बेशतर फंगसी मशरूम खुद रू होते हैं, लेकिन अब दुनिया भर में मशरूम की काश्त हो रही है। हमारे मुल्क में भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार के किसान बड़े पैमाने पर मशरूम की काश्त कर रहे हैं। इस सफ़े के नीचे एक तस्वीर बनी है जिसमें उस्ताद बच्चों को मशरूम के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़ा 72। विनोद, लेकिन सर, मेरी दादी तो उन्हें खाने से मना करती हैं। वो उन्हें सांप की छतरी कहती हैं। इसे कुकुरमुत्ता भी कहती हैं। सब लोग हंसते हैं। विनोद भी हंसने लगता है। इस सफ़े के बीच में एक तस्वीर बनी है जिसमें उस्ताद बच्चों को मशरूम के बारे में बता रहे हैं। अशोक सर मुस्कुराते हुए, वो आपकी हिफाजत के लिए ही ऐसा कहती हैं, क्योंकि हर मशरूम खाने लायक नहीं होता। मशरूम कई किस्म के होते हैं। उनमें से कुछ ही मशरूम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस एतबार से उन्हें 2 किस्मों में तकसीम किया गया है, ग़िज़ाई और जहरीले। जाहिर है कि जहरीले मशरूम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। बाजार में मिलने वाले मशरूम ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। मशरूम की 4 मकबूल किस्में हैं, जैसे बटन या यूरोपियन मशरूम, जापानी मशरूम, चीनी मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। सफ़ा 73। सना, इसका मतलब ये है कि हम एहतियात के साथ मशरूम को खा सकते हैं। मैंने तो आज पहली मर्तबा खाया है। बहुत मज़ेदार था। सब बच्चे हंसते हैं। अशोक सर, जी हाँ, आपने पहली मर्तबा खाया होगा। मशरूम कई तरह के होते हैं। जैसे जैसे लोगों को मशरूम के फ़ायदे मालूम हो रहे हैं, वैसे वैसे खाने में उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। मशरूम की बढ़ती खपत को देखकर मैदानी मशरूम की खेती बाड़ी आम हो रही है। इसकी खेती
अक्टूबर से मार्च के दरमियान होती है। हिंदुस्तान में मैसूर के सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मशरूम की मसनवी काश्त भी हो रही है। सफ़े के नीचे की तरफ एक तस्वीर बनी है जिसमें अशोक सर बच्चों को मशरूम की खेती के बारे में बता रहे हैं। सफ़े पर मशरूम की खेती की एक तस्वीर भी बनी है। सफ़ा 74। दानिश: सर, आपने हमें मशरूम के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। बस मैं ये और जानना चाहता हूँ कि ग़िज़ाइयत के एतबार से मशरूम खाना कैसा है। अशोक सर: सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से मशरूम बेहद मुफीद और मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें शुगर की मिकदार कम होती है, इसलिए ये ज़ियाबितस यानी शुगर के मरीजों के लिए भी मुफीद है। मश्क: पढ़िए और समझिए। गुलगपाड़ा यानी बेहद शोर, मगन यानी खुश, मस्त, मसरूफ यानी कि मशगूल, माजरा यानी अहवाल, किस्सा, खुद रू यानी अपने आप उगने वाला, काश्त यानी कि खेती। सफ़े के बाईं तरफ एक तस्वीर बनी है जिसमें कुछ बच्चे खाने का लुत्फ ले रहे हैं। ये बच्चे अपने कमरे जमात में आपस में खेल भी रहे हैं। सफ़ा 75। ग़िज़ा यानी कि खाने की चीज़, ग़िज़ाइयत यानी किसी चीज़ में ग़िज़ा का अंसर पाया जाना, खूरबीन यानी ऐसी चीज़ों को देखने का आला जिन्हें आँखों से देखना मुमकिन ना हो, मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद, ज़ियाबितस यानी कि शुगर। सोचिए और बताइए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको कुछ सवालात दिए गए हैं। हर सवाल के बाद आपको एक खाली जगह दी गई है। हर सवाल के जवाब से इन खाली जगहों को आपको पुर करना है। सवाल 1: वक्फे के दौरान बच्चों के गुलगपाड़े की खास वजह क्या थी? खाली जगह। सवाल 2: अशोक सर क्लास में दाखिल हुए तो बच्चे क्यों हंसने लगे? खाली जगह। सवाल 3: सना ने मशरूम के बारे में क्या बताया? खाली जगह। सवाल 4: आम पेड़ पौधों और मशरूम में क्या फ़र्क है? खाली जगह। सफ़ा 76। सवाल 5: हमारे मुल्क में मशरूम की काश्त किन किन इलाकों में होती है? खाली जगह। सवाल 6: मशरूम की 4 मकबूल किस्में कौन कौन सी हैं? खाली जगह। सवाल 7: ग़िज़ाइयत के एतबार से मशरूम खाना कैसा है? खाली जगह। अगला सवाल: खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर भरिए। इसके नीचे एक बक्सा बना है जिसके अंदर कुछ अल्फाज लिखे हैं। उनके बाद हमें कुछ जुमले दिए हैं जो कि नामुकम्मल हैं। इस बक्से में दिए अल्फाज से हमें इन जुमलों को पूरा करना है। पहला: कीर्ति खाली जगह बिरयानी लाई थी। अगला: बाजार में मिलने वाले मशरूम खाली जगह से भरपूर होते हैं। अगला: बेशतर फंगसी मशरूम खाली जगह होते हैं। अगला: खाली जगह मशरूम ग़िज़ा के तौर इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगला: सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से मशरूम बेहद खाली जगह और मुकम्मल ग़िज़ा है। बक्से में दिए अल्फाज हैं मुफीद, ग़िज़ाइयत, खुदरू, मशरूम, जड़ें, जहरीले। इन अल्फाज से आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है। सफ़ा 77। अगला सवाल: मिसाल के मुताबिक वाहिद लिखिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर आपको कुछ जमा अल्फाज दिए हैं। आपको इन अल्फाज से उनके वाहिद बनाने हैं। मिसाल के तौर पर आपको 3 लफ्ज़ दिए हैं। इनकी मदद से आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मिसाल: दोस्तों, दोस्त, चीज़ें, चीज़, बच्चे, बच्चा। बाकी के लफ्ज़ हैं जंगलों, बागों, मरीज़ों, जड़ें, किस्में, छालें, जायके, फ़ायदे, जहरीले। अगला सवाल: नीचे दिए हुए हुरूफ में से सही हर्फ को खाली जगह में भरिए। प्यारे बच्चों, इसके नीचे आपको एक बक्सा दिया है। बक्से के अंदर कुछ लफ्ज़ हैं। उसके बाद आपको कुछ नामुकम्मल जुमले दिए हैं। इस बक्से की मदद से आपको इन नामुकम्मल जुमलों को पूरा करना है। बक्से में दिए लफ्ज़ हैं जो, और, लेकिन, से, के।
पहला, बच्चे भाग दौड़, खाली जगह, खेल कूद में मगन थे। अगला, कुछ बच्चे बातों में मसरूफ थे, खाली जगह, कुछ बच्चे खाने का मजा ले रहे थे। अगला, मशरूम एक किस्म की फंगस है, खाली जगह, छोटी छतरी की तरह नजर आते हैं। अगला, बेशतर फंगसी मशरूम खुदरू होते हैं, खाली जगह, अब दुनिया भर में मशरूम की काश्त हो रही है। अगला, मशरूम की खेती अक्टूबर, खाली जगह, मार्च के दरमियान होती है। सफ़ा 78। अगला सवाल, दर्ज झील अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको कुछ अल्फाज दिए हैं। हर लफ्ज़ के आगे आपको एक खाली जगह दी गई है। इन लफ्ज़ों को आपको जुमलों में इस्तेमाल करके इन खाली जगहों को पुर करना है। अल्फाज हैं मगन, बिरयानी, ग़िज़ा, खुदरू, मशरूम। अगला सवाल, सबक में से ऐसे जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें ज़माना माजी और ज़माना हाल हो। प्यारे बच्चों, आपको अंडे की शक्ल में 2 दायरे दिए गए हैं, एक गुलाबी और एक नीला। गुलाबी दायरे के अंदर ज़माना माजी लिखा है, नीले दायरे के अंदर ज़माना हाल। दोनों गोल दायरों के अंदर आपको कुछ खाली जगह दी गई हैं, जिसमें से आपको सबक से छांटकर ज़माना माजी और ज़माना हाल से जुड़े लफ्ज़ों को लिखना है। सफ़ा 79। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में आपको कुछ सब्जियों की तस्वीरें दी गई हैं और कॉलम बे में उन तस्वीरों के नाम लिखे हैं। आपको सही तस्वीरों को उनके नाम से मिलाना है। टिंडे, टिंडे के सामने बंद गोभी की तस्वीर बनी है। लोबिया, लोबिया के सामने मशरूम की तस्वीर बनी है। अरवी, अरवी के सामने शलजम की तस्वीर बनी है। मशरूम, मशरूम के सामने टिंडे की तस्वीर बनी है। शलजम, शलजम के सामने अरवी की तस्वीर बनी है। बंद गोभी, बंद गोभी के सामने लोबिया की तस्वीर बनी है। प्यारे बच्चों, आपको सही तस्वीर के साथ उसके सही नाम को जोड़ना है। सफ़ा 80। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। गुलगपाड़ा, कब्ज़ा, फंगस, खूरबीन, ज़ियाबेतस। प्यारे बच्चों, हर लफ्ज़ के सामने कुछ खाली जगह दी गई हैं। आपको इन खाली जगहों को इन लफ्ज़ों के खुशखत से पुर करना है। अगला सवाल कीजिए, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? उसके बारे में लिखिए। इसके बाद आपको कुछ खाली जगह दी गई हैं। आपको इनको अपने जवाब से पुर करना है। आप स्कूल के वक्फे में क्या क्या करते हैं? एक खाली जगह दी गई है, आपको इसे जवाब से पुर करना है। सफ़ा 81। मशरूम की तस्वीर बनाकर रंग भरिए। इसके नीचे आपको एक चौकोर बक्सा दिया गया है, जिसके अंदर आपको तस्वीर बनाकर रंग भरने हैं। लतीफ़ा या चुटकुला। मुन्ना, अम्मी जान, ये लीमू का पौधा इतना बड़ा हो गया है, आखिर इसमें लीमू कब आएंगे? अम्मी, इंतज़ार करो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। मुन्ना, मगर लीमू तो खट्टा होता है। असातिज़ा के लिए हिदायत। बच्चों को फंगस और पौधों से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसील बताई जा सकती है। आस-पास कुदरती तौर पर उगने वाले मशरूम बच्चों को दिखाए जा सकते हैं। बच्चों को उनके आस-पास कुदरती मशरूम तलाश करने के लिए कहा जा सकता है। ये सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। सफ़ा 82। प्यारे बच्चों, ये सबक सिर्फ पढ़ने के लिए है। उन्वान रविंदर जैन। सफ़े के बाईं तरफ एक QR कोड दिया है, जिसको स्कैन करके आप इस सबक से मुताल्लिक़ मज़ीद वसाइल हासिल कर सकते हैं। रविंदर जैन हिंदुस्तान के मारूफ मौसीक़ार, गुलकार और नग़मा निगार थे। वो 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में पैदा हुए। वो 7 भाई बहन थे। उनके वालिद इंदर मुनि जैन संस्कृत के बड़े पंडित और आयुर्वेद आचार्य थे। वालिदा का नाम
کرن جین تھا۔ روندر ان کی تیسری اولاد تھے۔ روندر جین کی اہلیہ کا نام دیویا جین اور بیٹے کا نام آیوشمان جین ہے۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف روندر جین کی ایک تصویر بنی ہے جس میں وہ ہارمونیم بجا رہے ہیں۔ ان کے آس پاس کچھ دیے جلتے ہوئے رکھے ہیں اور ایک گراموفون بھی رکھا ہے۔ صفحہ 83۔ روندر جین کا شمار ایسے فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جسمانی معذوری کے باوجود اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ پیدائش سے ہی نابینا ہونے پر بھی ہمت سے کام کی شروعات کی۔ ان کا یقین تھا کہ انسان کی اصل خوبی اس کی محنت اور لگن میں ہے، نہ کہ اس کی جسمانی حالت میں۔ روندر جین بالی ووڈ کا سفر شروع کرنے سے پہلے جین بھجن گاتے تھے۔ ہندی فلموں میں ان کے گیت خوب مقبول ہوئے۔ ان کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے۔ روندر جین نے اپنے کریئر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو کے پروگراموں سے کیا۔ اس کے بعد وہ فلموں میں آئے اور بالی ووڈ کے متعدد مشہور فلموں میں موسیقی دی۔ روندر جین نے رامانند ساگر کی ہدایت میں رامائن سیریل میں بھی سنگیت دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے گھر گھر میں پہچانے جانے لگے تھے۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں روندر جین کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے کام سے متعلق کچھ پوسٹر لگے ہیں۔ پہلا پوسٹر ان کی فلم سے ہے اکھیوں کے جھروکے سے، دوسرا پوسٹر ان کی فلم سے چور مچائے شور، تیسرا پوسٹر ایک بہت ہی مشہور اور مقبول ترین سیریل رامائن سے، چوتھا ان کی ایک فلم سے جو کہ بے حد مشہور ہوئی، رام تیری گنگا میلی۔ صفحہ 84۔ روندر جین کو قدرت نے دنیا دیکھنے کا سکھ تو نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ حاصل کیا جس کو پانا کسی عام آدمی کے لیے آسان نہیں۔ روندر جین کو ہندی کے ساتھ بنگلہ، سنسکرت، انگریزی اور اردو زبان پر عبور حاصل تھا۔ روندر جین کی موسیقی میں ہندوستانی کلاسیکل اور لوک گیت کے عناصر کی جھلک تھی، جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور روایتی موسیقی سے گہری محبت کا مظہر تھی۔ ان کے گانوں میں سادگی اور دلکشی تھی، جس کی وجہ سے ان کے لکھے گئے نغمے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے۔ انہیں 1985 میں فلم رام تیری گنگا میلی کے لیے فلم فیئر انعام برائے بہترین موسیقار ملا تھا۔ 2015 میں ان کو پدم شری انعام سے نوازا گیا تھا۔ پیارے بچوں، صفحے کی نیچے کی طرف روندر جین کی ایک تصویر بنی ہے جس میں وہ ہارمونیم بجا رہے ہیں اور ان کے پیچھے رام تیری گنگا میلی کا ایک پوسٹر بنا ہے۔ صفحہ 85۔ روندر جین کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی شائستگی اور عاجزی تھی، جس کا اثر ان کی موسیقی اور زندگی کے ہر پہلو میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ موسیقی انسان کے دل کو جوڑنے اور روحانی تسکین دینے کا ذریعہ ہے۔ روندر جین کو ہندوستانی سنیما کے خوبصورت اور جذباتی گیتوں کے لیے ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ روندر جین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ معذوری کبھی بھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان کی زندگی ایک عمدہ مثال ہے کہ اگر انسان میں لگن اور محنت کرنے کا جذبہ ہو تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ 9 اکتوبر 2015 جمعے کے دن ممبئی میں روندر جین کا انتقال ہو گیا۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف روندر جین کی ایک تصویر بنی ہے جس میں وہ ہارمونیم بجا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بے شمار انعامات جن سے انہیں نوازا گیا ہے رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے چوتھی جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک ستار۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔